स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 है सिविक्स का पार्ट क्लास 9 का सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? सैलिएंट का मतलब होता है कुछ मुख्य, है ना, विशेष फीचर किसके? संविधान के। हमारे Our constitution has established a democratic society providing justice to all irrespective of their social और cultural background। हमारा जो संविधान है उसने बनाया है एक लोकतांत्रिक समाज और सबको न्याय दिया है इर्रिस्पेक्टिव, मतलब वो किस समाज से हैं या किस सांस्कृतिक बैकग्राउंड से हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हर किसी को बराबर। इट हैज मेनी सैलिएंट फीचर सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो है मुख्य विशेषताएं हैं जो कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल सिटीजनशिप, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एक नागरिकता। तो जो संविधान है हमारा हिंदुस्तान का वो हमें देता है सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियंस irrespective of the state of their domicile are the citizen of India। यानी कि जो भी कोई है ना, जो भी कोई हिंदुस्तान के अंदर है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो और किसी भी जगह से हो, तो वो क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान का नागरिक कहलाएगा। दिस इज अनलाइक द सिस्टम प्रिवेलिंग इन द यूएसए। अनलाइक द सिस्टम मतलब जैसा यूएसए में सिस्टम है उसकी तरह ये सिस्टम नहीं है। यूएसए में कैसा सिस्टम प्रचलित है? वेयर वन कैन बी अ सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट एज वेल एज एन अमेरिकन सिटीजन। जहां पे एक व्यक्ति क्या हो सकता है? न्यूयॉर्क का भी सिटीजन हो सकता है और अमेरिका का भी। वहां पे दोहरी नागरिकता है। इन इंडिया अ पर्सन बोर्न इन पंजाब और इन केरला कैन ओनली बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल एज वेल। यानी कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, पंजाब है, जे है पंजाब और केरला कहीं पर भी, तो वो हिंदुस्तान का सिटीजन है, ना कि अपने स्टेट का है ना, ऑफ देयर डोमिसाइल, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। जैसे कि है ना उसमें चक दे इंडिया में कि कहाँ से आए हो, तो भाई नहीं हिंदुस्तान। तो जो भी हो रिप्रेजेंट करता है किसको? अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। दिस हैज बीन डन टू वार्ड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड प्रोमोट फैटर्निटी एंड यूनिटी अमंग द पीपल। इसको क्यों किया गया है? ताकि वर्ड ऑफ हटाने के लिए सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज यानी पृथकता वाली जो मानसिकता है, जो टेंडेंसी है, उसको हटाया जाए और बढ़ावा दिया जाए फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को, यूनिटी यानी एकता को इन लोगों के बीच में। By the Citizenship Amendment Act 2003, the Government of India has granted dual citizenship to all persons of Indian origin (PIOs) who migrated to other countries after January 26, 1950। अब ये जो सिटीजनशिप में सुधार आया ना, नागरिकता कानून में संशोधन हुआ है, सुधार संशोधन एक्ट जो है 2003 का, इसमें जो सरकार है हिंदुस्तान के उसने दिया है दोहरी नागरिकता सारे उन लोगों को जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई है लेकिन वो माइग्रेट कर गए, यहां से चले गए दूसरे देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद। All privileges of an Indian citizen except the right to vote could be enjoyed by PIOs। अब ये जो PIOs है ना, इनके अलावा ये जो है सारा का सारा विशेष अधिकार इनके पास है हिंदुस्तानी नागरिक की तरह, बस एक अधिकार नहीं है, वो है वोट देने का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन ऑफ 18 ईयर्स of age and above have the right to vote irrespective of their caste। irrespective मतलब निरपेक्ष, मतलब पक्षपात नहीं है, कलर, रिलीजन एटसेट्रा। यानी हर कोई व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली है उसको अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। द ब्रिटिश हैड प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल इलेक्टोरेट अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? उन्होंने सांप्रदायिक, है ना, मतदाता यानी निर्वाचन क्षेत्र वगैरह बनाए थे एक्ट के तहत 1919 और 1935 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज रिप्लेस्ड दिस सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग जॉइंट इलेक्टोरेट। तो इन्होंने एक पृथक बनाया था, कम्युनल यानी कि सेपरेट, अलग अलग संप्रदाय के लिए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है
आजाद हिंदुस्तान का संविधान वो बिल्कुल इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया और फिर क्या आ गया, एक सिस्टम आया, वो भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब होता है संयुक्त मतदाता या संयुक्त जो है निर्वाचन मंडली। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से रेसिडेंट वोटर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव टू वोट फॉर द सेम कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और क्रीड। तो जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है यानी जिस निर्वाचन क्षेत्र का है वो वहीं पे अपने कैंडिडेट के वोट देगा, बिना किसी जो है निरपेक्ष रूप से देगा। कोई किसी तरीके के मतलब किस कास्ट का है किस क्रीड का है उससे कोई मतलब नहीं, जहां का है वहीं पे अपने कैंडिडेट के लिए वो वोट करेगा। Similarly, some seats are reserved for candidate from scheduled caste and scheduled tribe. तो कुछ यहाँ पे सीटें आरक्षित करके रखी जाती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के। All people from such constituencies have to vote for the candidate of the area. तो जो भी लोग हैं उस कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र के, उनको वोट देना है उस कैंडिडेट को। ठीक है, अब सीट रिजर्व हो गई तो ऐसा नहीं कि कोई वो नहीं हम वोट, उसको भी उसी को वोट देना है, उन्हीं में से किसी को देगा, है ना। उसमें भी होते हैं प्रतिद्वंदी। दिस सिस्टम इज एम्ड एट कर्बिंग कम्युनल पॉलिटिक्स एंड फोस्टरिंग कम्युनल हार्मनी। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या करता है, ये एम करता है, इसका उद्देश्य है कि रोके कम्युनल पॉलिटिक्स को। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक राजनीति को, इसको रोकना ये इसका काम है। ठीक है, इस प्रणाली का काम है, व्यवस्था का काम है कि ये क्या करेगा, सांप्रदायिक राजनीति को रोकेगा और बढ़ावा देगा सांप्रदायिक सद्भावना को। फंडामेंटल राइट, बुनियादी अधिकार। द फंडामेंटल राइट आर द बेसिक ह्यूमन राइट। ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल मतलब भी वही है, ये बुनियादी इंसान के अधिकार हैं, विच प्रोवाइड द कंडीशन essential for all around development of human being। जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, कंडीशन मतलब अवस्था, स्थिति, जो कि जरूरी है पूर्ण रूप से विकास होने के लिए, एक इंसान का विकास होने के लिए जो भी जरूरी स्थिति है वो सारी स्थिति ये प्रोवाइड कराता है फंडामेंटल राइट। दे प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये सुरक्षा प्रदान करता है उसके खिलाफ जो अन्यायपूर्ण भेदभाव किए जाते हैं समुदाय के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो उससे लोगों को बचाता है। दे डोंट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन और अदर कंसिडरेशन। यानी कि किसी और सोच विचार के हिसाब से कि भाई किस रेस का है, किस कलर का है, गोरा है, काला है, लड़का है, लड़की है, किस धर्म का है, इन सब के बुनियाद पे ये डिस्टिंक्शन नहीं करता, भेदभाव नहीं करता इंसानों के बीच में। ठीक है, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना है, ये फंडामेंटल राइट है हर एक व्यक्ति का, क्योंकि उसको किसी तरीके से इस तरह से उसको अलग नहीं किया जाएगा, समुदाय वाले जो है उसको इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। दे गिव रिकॉग्निशन टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। और ये रिकॉग्निशन देता है, पहचान देता है हर एक के आत्मसम्मान को और समानता को, जो भी इंसान है। द फंडामेंटल राइट आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये याद रखने वाली बात है कि पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट। दे आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इनका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। पहला है द राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और ये दिया गया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में ये मेंशन है। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लार्जली रेस्ट ऑन द राइट टू इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। जो कामयाबी है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की वो किसके ऊपर ज्यादातर निर्भर करती है, राइट टू इक्वलिटी के ऊपर, समानता का अधिकार जो नागरिकों को मिला हुआ है उस पे। राइट टू इक्वलिटी हैज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट। अब राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या है, राजनीतिक तौर पे भी समानता, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पर भी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 guarantees both equality before law as well as equality in protection by law irrespective of economic status, caste, color, creed, religion और sex। तो आर्टिकल 14 गारंटी देता है कि समानता का अधिकार है
किसके लिए? न्याय के लिए, है ना। और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगा, है ना, बाय लॉ, है ना, कानून से। और निरपेक्ष रूप से, कोई पक्षपात नहीं होगा, चाहे आप किसी भी आर्थिक स्टेटस के हो, किसी कास्ट के हो, जात पात के हो, किसी कलर के हो, किसी क्रीड के हो, किसी धर्म के हो, या फिर कोई आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निरपेक्ष रूप से आपको मिलेगा। Practice of any kind of discrimination on these account makes it a punishable offense। और किसी तरह का अगर पक्षपात होता है इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स के हिसाब से, इन सब बुनियाद पे अगर किसी तरह का भेदभाव आपके पास होता है, तो ये हो क्या रहा है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि इसके लिए दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो आपके साथ ऐसा कर रहा है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 15 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, किस ग्राउंड पे? बुनियाद पे, जो बुनियाद दिए हैं आर्टिकल 14 में, वही रेस, कलर, कास्ट, इस सब के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, allotment of shops have to be made without discrimination mentioned in article 14। यानी कि अगर किसी बच्चे का दाखिला करवाना है किसी शिक्षण संस्थान में, यानी स्कूल वगैरह में, या फिर कोई दुकान वगैरह का आवंटन है, तो ये सब ना किसी भेदभाव के होना चाहिए। ये आर्टिकल 14 में जो भेदभाव के लिए दिया गया है ना, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, इसी की बात कर रहा है, तो निरपेक्ष रूप से। दिस एंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो ये इंश्योर करता है सामाजिक और इकोनॉमिक इक्वलिटी, है ना, कि समान रूप से क्या है, सारे के सारे समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, बराबर हों। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी बराबर मौके का अधिकार, यानी समानता मौके में भी। आर्टिकल 16 प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 16 क्या देता है? समानता का अधिकार देता है मौके के लिए हर एक देश के नागरिक को उन मामलों में जो मामले हैं एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से संबंधित किसी ऑफिस में, ऑफिस चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो या फिर आपका राज्य सरकार के अधीन हो। इट प्रोहिबिट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 14 में, वही सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, इसकी बुनियाद पे किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट अलाउज मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन, क्या करता है ये, है ना, ये क्या करता है, अलाउ करता है मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब बाय पासिंग अ लॉ। अब यहाँ पे देखो, ये आरक्षण की बात हो रही है, ये अलाउ करता है, अनुमति देता है कि आरक्षण वगैरह दिया जाए कुछ ऐसे पदों पे, जो पद क्या हो, उस पदों में फेवर दिया जाए किसको, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को, बाय पासिंग और लॉ, कोई कानून वगैरह पारित करके इनको आरक्षण दिया जाए। एट प्रेजेंट 27% पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज आर रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अभी अगर करंट की बात करें तो 27% रिजर्वेशन दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, 15% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, और 7.5% रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब को। ऐसे हो क्या रहा है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी हर किसी को मौका मिल रहा है सर्विस करने का, अपना योगदान देने का। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखो आर्टिकल 17 क्या करता है, एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी, है ना, समाप्त करता है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी, इसके लिए माझी द माउंटेन मैन भी देखोगे तो बहुत कुछ तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, छुआछूत वाली जो बात थी उसको। तो आर्टिकल 17 बिल्कुल इसको समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी तरह से अगर इसका प्रैक्टिस किया जाएगा तो बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस है। एनी पर्सन प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस of public worship or using a public well, a public transport system can be punished by law। यानी कि जो भी सरकार की चीजें हैं, यानी कि जो भी देश में है पब्लिक, यानी कि आम लोगों के लिए पूजा करने का स्थल हो, चाहे पानी पीने के लिए कुआं हो, या फिर यात्रा करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, गाड़ी घोड़ा हो, तो अगर कोई व्यक्ति किसी के जात पात की वजह से उसको रोकता है तो उसको
पनिश किया जाएगा कानून के द्वारा। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये समाप्त करता है उपाधियों को, जैसे अपने आप को उपाधि दे देते हैं लोग। आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है ऑल टाइटल लाइक राय साहब, खान बहादुर, महाराजा एटसेट्रा, ये सारी उपाधि को ये समाप्त करता है। दिस टाइटल आर कंसिडर्ड अ निगेशन ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल। ये टाइटल वगैरह माने जाते हैं ना कि ये जो है एक तरह के निगेशन है। निगेशन का मतलब क्या होता है? निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक, क्या है, असहमति, है ना, असहमति देते हैं इक्वल स्टेटस को। यानी कि अगर बराबर का समान का अधिकार है तो फिर ये सब जो टाइटल वगैरह उपाधि है ना, ये किसी को स्पेशल बनाने के लिए होता है। तो ये सब का क्या कर रहा है? एबॉलिश कर रहा है, यानी समाप्त कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाउएवर टाइटल सच एज भारत रत्न गिवन फॉर मेरिटोरियस, यानी कि सराहनीय कार्य के लिए। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब होता है सराहनीय, पब्लिक सर्विस, है ना, यानी लोगों की सेवा करने में मिलता है। और अदर टाइटल, और दूसरा कोई उपाधि अगर मिल रहा है क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के एकेडमिक ऑनर मिल रहा है, या कोई मिलिट्री सर्विस यानी कि सेना में सेवा करने के लिए मिल रहा है, तो आर नॉट कवर्ड बाय दिस प्रोविजन। तो ये जो है कि इसमें इस प्रोविजन में कवर्ड नहीं होते हैं। ये मान सम्मान की बात है कि किसी ने अगर जो है इतना सराहनीय कार्य किया है, या फिर किसी ने स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन किया है, तो अगर उसको कोई उपाधि मिल रही है तो वो सारी चीजें एक्सेप्शन हैं, वो चीजें इसमें नहीं आएंगी। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये जो संशोधन हुआ था 1976 में, पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी पे ना कुछ जो है कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोक लगाता है। अ पर्सन कैन नॉट मूव टू द कोर्ट इफ हिज राइट टू इक्वलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि एक व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है अगर उसका समानता का अधिकार उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और किस वजह से? क्योंकि इंप्लीमेंट करना है क्या चीज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 42nd अमेंडमेंट में आया। ये हम लोग बाद में देखेंगे इसको अच्छे से। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, क्योंकि अभी फिलहाल इतना ही दिया हुआ है। यानी कि आजादी है, आर्टिकल 19 से 19 से 22 तक देखो। राइट इज अ क्लस्टर ऑफ 6 एसेंशियल फ्रीडम। ये जो अधिकार है ये क्लस्टर है, जत्था है किसका? 6 एसेंशियल फ्रीडम का। आर्टिकल 19 एंड देयर प्रोटेक्शन, आर्टिकल 19 और उसमें जो सुरक्षाएं दी गई हैं। अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 बेसिक फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन। संविधान क्या करता है? गारंटी देता है किसका? 6 बुनियादी आजादी का अपने नागरिकों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं, इसकी आजादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप एक जगह पे असेंबल हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के, यानी बिना किसी हथियार के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, संगठन बना सकते हैं आप, इसकी आजादी है और आप संघ बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी आ, जा सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी जाकर रिसाइड कर सकते हैं, बस सकते हैं, मतलब घर मकान ले सकते हैं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी पेशा आप चाहें तो अपना सकते हैं नौकरी के लिए, कोई व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। There is no specific provision in constitution, in our constitution, guaranteeing the freedom of press, because freedom of the press is included in the wider freedom of expression which is guaranteed by article 19। यानी कि प्रेस के फ्रीडम के लिए, पत्रकारिता की बात हो रही है, उसकी आजादी के लिए कोई विशेष प्रावधान हमारे संविधान में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक वाइडर फॉर्म में स्पीच और एक्सप्रेशन, ये वाला जो है ना पहला पॉइंट, इसी में ये कवर हो जाता है हमारा वो प्रेस की आजादी, पत्रकारिता की। द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज विच कुड कर्टेल दिस फ्रीडम। तो संविधान क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, स्टेट को रोकता है कि ऐसे कानून ना पारित हों जो क्या कर दें? इन आजादियों को ढक दें या इन आजादियों पे पर्दा डाल दें, कर्टेल कर दें, है ना। बिल्कुल भी ऐसे कानून नहीं बना सकता हमारा कोई भी जो है स्टेट, ठीक है।
कर्टेल का मतलब क्या होता है, घटा देना। बट एट द सेम टाइम, उसी समय, इट डज नॉट मीन दैट द स्टेट्स कैन नॉट मेक लॉस फॉर द पब्लिक गुड और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। लेकिन यहाँ पे इसी समय ऐसा बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि कोई राज्य अपने लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हितों की सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए, पेशे के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है। मतलब बना सकती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो घटा दे आजादी को। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टेट कैन मेक द लॉज टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम एजुकेशनल, टेक्निकल और अदर क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री टू अ सर्टेन प्रोफेशन। अब यहाँ पे जो सरकार है, राज्य सरकार, वो कानून बना सकती है और वो निर्धारित कर सकती है कि कितना शिक्षा होना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल वगैरह हो या कोई दूसरा क्वालिफिकेशन वगैरह हो, किसी पेशे में जाने के लिए। यानी कि अब वो उसको नहीं है, जो आजादी है उसको नहीं हिंड्रेंस कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, एक मिनिमम क्राइटेरिया बता रही है कि इस तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तब आप इस तरह के पेशे को कर पाएंगे। Similarly, the right to reside and settle in any part of India cannot go against the law of particular territory where larger national interest is involved. उसी तरीके से जो अधिकार है कि हम कहीं भी जाएं, अपने आप को बसा ले, कहीं भी रह लें, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता कि कोई अगर पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहां पे राष्ट्र हित इन्वॉल्व है, तो अब जरूरी नहीं हमको वहीं जाके बसने हैं, हमको वहीं रहना है, ये नहीं हो सकता। For example, one cannot displace tribal communities and settle in their territory. अब जंगल में झिंगा लाला हुर वाले हैं, अब जाके ये उनको क्या कह रहा है कि तुम हट जाओ, हम यहीं पे एसी कूलर पंखा लगा के रहेंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिमिटेशन का मतलब होता है हद। पहला लिमिटेशन है क्या कि आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी वही रहा, अगर कोई इमरजेंसी आती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में, तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। नॉट ऑब्सोल्यूट, यानी ये प्योर नहीं है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट बीइंग ऑफ पैरामाउंट इंटरेस्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कुड बी इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट। जो सुरक्षा है राज्य की और जो राष्ट्र हित है, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे परम है, ठीक है। तो इसीलिए उचित बाधाएं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इन अधिकारों को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने के साथ साथ, है ना, इन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट। तो कुछ बाधाएं लगाई जा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे नजरबंद वगैरह किया जाता है, देखा होगा, है ना। तो अभी वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। लॉज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखो आई गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी को कहते हैं नजरबंदी। Essential Service Maintenance Act, a law to ensure the delivery of essential services like public transport, health services, which if obstructed would affect the normal life of people, impose certain restriction on the right to freedom. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि लेजिस्लेशन यानी कि कानून है, जैसे कि प्रिवेंटिव नजर बंद कर देना। तो नजरबंदी में क्या होता है भाई, आपको नहीं घर से निकलना है, आप अगर घर से निकलेंगे तो हो सकता है दंगे भड़क जाएं, है ना। महबूबा मुफ्ती को भी अभी नजरबंद करके रखा था, कश्मीर में लोगों को नजरबंद करके रखा था। बहुत सारी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जब ऐसा लगता है सरकार को कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, कई सारे नेताओं को और नेताओं को जो है क्या करते हैं, वो नजरबंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें उनका जो अधिकार है आजादी का, वो तो इन्फ्रिंज हो रहा है ना, लेकिन ये राष्ट्र के हित में किया जा रहा है। अच्छा, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह चलना चाहिए, हेल्थ सर्विस वगैरह देना चाहिए, कि अगर ये सब अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगा, रोका जाएगा, तो इंसान की जो आम जिंदगी चल रही है वो बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगी। तो इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि दोष सिद्धि में, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोष सिद्धि फॉर ऑफेंसेस, मतलब किसी अपराध के लिए अगर जो है कि आपको लगा हुआ है, आपके ऊपर दोष सिद्धि है, इल्जाम वगैरह है, तो आपको सुरक्षा मिलेगी। किस तरह की, देखिए, अंडर आर्टिकल 20 द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू अ सिटीजन, एक नागरिक को क्या क्या सुरक्षाएं प्रदान है।
against greater penalty than what is prescribed under the law is prohibited। अब देखो आप किसी से कोई गलती हो गई और मान लो कि वो आपके दुश्मनी है किससे, जज से, तो ऐसा नहीं है कि जितना कानून में लिखा है वो उससे ज्यादा आपको सजा सुनाए, है ना। तो क्या है, ज्यादा पेनाल्टी आप पे नहीं लगा सकता जितना कि पहले से कानून में लिखा हुआ है। नो वन कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक ही जुर्म के लिए दो बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब थाने से भी हो गया, कोर्ट से भी हो गया, लोअर कोर्ट भी दे रही है, हायर कोर्ट भी दे रही है, सुप्रीम कोर्ट भी दे रही है, तो दो दो चार दो छह 6 साल की सजा हो गई। नहीं, एक ही ऑफेंस है तो एक ही जगह से सजा मिलेगी। A person cannot be compelled to be a witness in the case where he himself is accused of the offense। अब कोई बंदा अपना ही मतलब अपने ही में मुजरिम है तो उसको जो है विटनेस नहीं बनाया जा सकता केस में, जहां पे कि खुद वो मुजरिम है तो उसको गवाह कैसे बनाया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सुरक्षा जिंदगी की और पर्सनल यानी कि निजी आजादी की। अंडर आर्टिकल 21 अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी कि आर्टिकल 21 कहता है कि एक व्यक्ति को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, उसका छीना नहीं जा सकता जो उसका अधिकार है लाइफ का, जीने का और आजादी का, एक्सेप्ट अगर वो किसके साथ जाए, कानून के साथ। मतलब अगर कानून में ऐसा कुछ है तो किया जा सकता है, ये भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ यानी कि कानून के अनुसार अगर कुछ होता है तो किया जा सकता है, वरना उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, ठीक है ना, कि कोई किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अब देखो सुरक्षा मिलेगी अरेस्ट के खिलाफ और डिटेंशन यानी कि वो आपको जो है कोई कैद करके नहीं रखेगा, डिटेन करके। आर्टिकल 22 गिव सच राइट टू द सिटीजन अंडर टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। दो परिस्थितियों में आर्टिकल 22 आपको क्या देता है, अधिकार देता है अपने नागरिकों को। एक है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस यानी कि मामूली, आमतौर पे। इन केस ऑफ अरेस्ट अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, अगर कोई मामूली ऑर्डिनरी परिस्थिति है उसमें आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपके पास क्या अधिकार है, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज और ऑफेंस, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ अरेस्ट, और आपको बिल्कुल प्रेजेंट किया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जब से आपको अरेस्ट किया गया है। सच अ पर्सन कैन नॉट बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। परमिशन के बिना मजिस्ट्रेट के 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं रखा जा सकता। द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर एंड प्रिपेयर फॉर डिफेंस एट ट्रायल, आपका अधिकार है कि आप अपने लॉयर से बात करें और प्रिपेयर करें, तैयार करें डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए जब ट्रायल होगा आपका। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये देखे और वहां के अपने घर में रहे, बाहर निकले, है ना, कोरोना वाला टाइम में जैसे आया था ना, तो आप कहोगे यार मेरी पर्सनल लिबर्टी को मतलब कर लिया, तो वहां पे राष्ट्र हित की बात थी। इन केस अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ही कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ विदाउट ट्रायल। सच अ पर्सन हैज द फॉलोइंग राइट, अगर कोई व्यक्ति है उसको नजरबंद कर दिया गया है, डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार है वो, तो उसको कस्टडी में 3 महीने के लिए रखा जा सकता है बिना ट्रायल के, और उसके पास निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन स्टैंड्स एक्यूज्ड। अब यहाँ पे अगर आपको नजरबंद करके रखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम ही हैं। इट इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब ये है, प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात, ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं एहतियात के तौर पे। डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाय एडवाइजरी बोर्ड constituted for the purpose and consisting of a judge of the high court। अगर डिटेंशन करना है, नजरबंद करना है, तो 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, और इस वक्त को बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड जिसको कि बनाया गया होगा सिर्फ इसी काम के लिए, इस मतलब जो भी मामला होगा उस मामले के लिए बनाया गया होगा, और उसमें एक जज भी होना चाहिए हाई कोर्ट का। तो वो जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें एक जज भी होगा हाई कोर्ट का, ये मिलके फैसला करेंगे कि हाँ ये एक्सटेंड होगा पीरियड कि नहीं, ये बियॉन्ड 3 मंथ तभी एक्सटेंड होगा।
Ground of detention have to be specified and the detainee informed of this ground. अब किस बुनियाद पे उसको नजरबंद करके रखा गया है वो भी बताना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं जबरदस्ती कि मतलब किसी को भी डिटेन करवा दिया कि एक नेता क्या करे दूसरे को डिटेन करवा दे जब भी चुनाव है क्या तुम बस नजरबंद हो जाओ, नहीं, ग्राउंड्स यहाँ पे उसको बताने पड़ेंगे कि हाँ किस बुनियाद पे तुमको नजरबंद करके रखा जा रहा है, और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा स्पेसिफाई करके। ही ऑल्सो हैज द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, तो अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है उसको इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ, नजरबंदी वाला जो ऑर्डर है उसके खिलाफ। लिमिटेशन क्या है, पहला है पब्लिक इंटरेस्ट, द अथॉरिटी और द स्टेट कैन टेक रिसोर्स टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, अब जो अथॉरिटी यानी जो अधिकार है जो अधिकारी है, अथॉरिटी अधिकार है जिसको, या फिर जो राज्य है वो क्या कर सकती है, वो कैन टेक रिकोर्स, ठीक है, एक मार्ग यानी कि एक रास्ता ले सकती है ना, पब्लिक यानी लोगों के हित में एक सहारा ले सकती है लोगों के हितों में, और रिफ्यूज कर सकती है, इनकार कर सकती है कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किस बुनियाद पे उसको डिटेन करके हमने रखा है, तो ये लिमिटेशन हो गया। फिर अगला है पावर ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट हैज द पावर टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो यहाँ पे जो विधायी पालिका है ना विधानसभा, वो क्या कर सकती है हमारी, वो बता सकती है, उसके पास पावर है, उसको अधिकार है कि वो निर्धारित कर सकती है कि कितने लंबे समय तक के लिए ये नजरबंद किया जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ आपको क्या है, अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24, द राइट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोहिबिट एक्सप्लॉइटेशन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट, ये जो अधिकार है ये क्या करता है, अपहोल्ड करके रखता है इंसान के आत्मसम्मान को, हर एक व्यक्ति के, और प्रोहिबिट करता है, रोकता है शोषण इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट, किस तरीके से वो देखते हैं। आर्टिकल 23 फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी क्लॉज ये है कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी गुलामी से आजादी, बेगरी भीख मांगने से, और अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती आप उससे मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग यानी कि इंसानों के खरीद फरोख्त, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग इज प्रोहिबिटेड, किसी को खरीदा बेचा नहीं जा सकता व्यक्ति को, जैसे कि बुल्ली शेयर पता नहीं कैसा आया था ना अमेजोन पे, वो ऑनलाइन बेचने बेचने वाला, अमेजोन नहीं था यार सॉरी, मतलब ऑनलाइन बेचने के लिए आया हुआ था कि मतलब लोगों को बेचा जा रहा था उस पे, तो ऐसे साइट वगैरह उन्होंने बना रखी थी, बीच में काफी न्यूज में चला था। इट ऑल्सो प्रोहिबिट यूज ऑफ वुमेन और गर्ल फॉर इमोरल पर्पसेस, और ये भी प्रोहिबिट करता है, रोकता है किसको, कि औरतों और लड़कियों का किसी तरह से इस्तेमाल नहीं होगा, अनैतिक तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं होगा, है ना, अनैतिक पर्पज के लिए। Article 24, this article prohibit employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous occupation, जो भी बच्चे 14 साल से कम के हैं उनको जो है किसी कारखाने में, किसी माइंस वगैरह में, वो खान वगैरह में, या फिर कोई हजार्डस यानी जहरीला मतलब व्यवसाय वगैरह है, हजार्डस मतलब नुकसानदेह वाला, जैसे एसिड फैक्ट्री वगैरह हो गई, इस तरीके की बात कह रहा है ना, कोई जो है कि एसिड फैक्ट्री एक एग्जांपल ठीक है, काफी है, और भी मतलब जो भी खतरनाक जहाँ पे काम वाम हो रहे हैं, अब जैसे जहाँ पे कि वो आपका आयरन वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहां पे, तो इस तरह के खतरनाक जगहों पे 14 साल से कम का बच्चा है तो वो काम नहीं करेगा। द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, अब जो साइन करवा लेते थे ना 5 साल तक तुमको काम करना है, उसको भी क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है, वरना उसमें बंदिश में रखा जाता था ना कि नहीं तुमको करना ही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि तुमको अधिकार है कि जो चाहो तुम धर्म अपना सकते हो। आर्टिकल 25 टू 28 इंडिकेट द फॉलोइंग, क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है, ऑल पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि सब लोग, जो भी लोग हैं उनको
आजादी है कि वो जो उनके अंतरात्मा की आवाज कहती है वो कर सकते हैं, और उनको अधिकार है कि फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी धर्म वगैरह है उसको अपना सकते हैं, और जो है कि उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं है। Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right. सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर यानी विषय पब्लिक ऑर्डर का, मोरलिटी नैतिकता की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो हर एक धार्मिक जो डिनोमिनेशन मतलब संप्रदाय है, यानी कि या फिर धार्मिक ये हाँ संप्रदाय की बात हो रही है, और एनी सेक्शन या कोई वर्ग है, देयर ऑफ शैल हैव द राइट, तो उसको भी क्या होगा, इस तरह का अधिकार होगा। टू स्टेब्लिश क्या अधिकार होगा, देखो ये 4 पॉइंट है। स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, दान पुण्य के लिए, चैरिटी के लिए, धार्मिक के लिए क्या कर सकता है वो इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकता है। मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, अच्छा कोई धार्मिक मामला आया तो खुद से सुलझा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने ही मामले में अपने धर्म के हिसाब से। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां। एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और वो शासित कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि कानून के अनुसार हो, कानून के अनुसार क्या कर सकते हैं, शासित कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर है तो। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, कोई अगर प्रचार प्रसार कर रहा है अगर अपने धर्म का तो उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अब देखो ये कितनी बेहतरीन बात बोली है, धर्म निरपेक्षता वाली बात है ये सब, है ना, ये सब पढ़ने की चीजें हैं, जैसा कि आजकल चलता रहता है ना। उसमें देखो हमारा मतलब जो हिंदुस्तान है ना वाकई में कैसा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई अगर स्टेट के फंड से कोई अगर शिक्षण संस्थान चल रहा है तो वहां पे किसी तरह का धार्मिक इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा, कोई धर्म का विशेषा धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, कितनी अच्छी बात कह रहा है। Even though religious instruction may be imparted in educational institution recognized by or receiving fund from the state, no person attending such institution shall be compelled to receive that religious instruction without the consent of himself or of his guardian in case the people be a minor। कितनी बेहतरीन बात यहाँ भी कह रहा है, अगर कोई धार्मिक संस्थान है जो कि क्या कर रहा है, इम्पार्टेड है किसमें, जो है शैक्षिक शिक्षा वगैरह दे रहा है, शैक्षिक संस्थान वगैरह है, और वहां पे रिसीव भी हो रहा है जो है फंड वगैरह स्टेट वगैरह के द्वारा भी, तो भी कोई पर्सन अगर ऐसा संस्था में जा रहा है तो उसको जबरदस्ती किसी धार्मिक इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए नहीं कॉम्पेल किया जा सकता, जबरदस्ती की जा सकती। और अगर वो बच्चा माइनर वगैरह है तो या तो बड़ा है तो या तो पहले अपनी सहमति दे, या फिर अगर वो माइनर है तो उसमें उसके माँ बाप की इजाजत लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई आपके बच्चे को हम फलाने रिलीजन का ज्ञान दे रहे हैं, आपको मंजूर है कि नहीं है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, तो यहाँ पे आप कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात हो रही है, आर्टिकल 29 एंड 30, और फिर उसमें है कि 29 है और फिर जो है 30 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। अब यहाँ पे आर्टिकल 29 गिव्स अ सेक्शन ऑफ द पीपल और होल ऑफ देम द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 अधिकार दे रहा है लोगों को, है ना, पीपल को या फिर होल ऑफ देम सबको, कि वो क्या कर सकते हैं, उनका अधिकार है कि वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब होता है आपका संरक्षित करके रखना, ठीक है, संरक्षित करके रख सकते हैं अपना जो एक विशेष कोई लैंग्वेज है तो, या कोई लिपि है तो, या कोई संस्कृति है उनकी तो। इन द मैटर ऑफ एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड और सेक्स। तो यानी किसी भी इन सब के किसी भी बुनियाद पे कभी भी किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता है एडमिशन के लिए, अगर वो किसका है, कोई शैक्षिक संस्था जो मेंटेन कर रहा है कौन, स्टेट। माइनॉरिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 30 गिव्स ऑल माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 आजादी देता है अल्पसंख्यकों को
कि वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का विद्यालय बना सकते हैं, शासित कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं कोई भी शिक्षण संस्थान वगैरह अपने पसंद का। द स्टेट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन मैटर ऑफ ग्रांट। अब स्टेट को देखो यहाँ पे रोका भी गया है, प्रोहिबिट भी किया गया है कि भेदभाव नहीं करेगा अगर कोई दान देना है स्टेट को। मतलब एक माइनॉरिटी का स्कूल है और एक किसी और का स्कूल है, तो वो दूसरे स्कूल में दान दे रहे हैं, माइनॉरिटी में नहीं दे रहे हैं, ऐसा स्टेट नहीं कर सकती। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो देखो बहुत ही जरूरी है भाई, यानी कि संवैधानिक उपचार, रेमेडीज, ये आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल, दैट इज कि a suit, आएगा, suit can be filed in a high court or the supreme court if fundamental rights are violated। यानी जो ये बुनियादी अधिकार है ना, आप इसके लिए लड़ सकते हो कोर्ट में, जो है सूट दाखिल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो अगर कोई आपके ये बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 32 गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें आपको संवैधानिक उपचार की गारंटी है, अधिकार है आपको। This right is given to citizen to move Supreme Court for the enforcement of other fundamental right conferred on them। अब यहाँ पे आपको क्या है, अधिकार है, आपको ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इन्फोर्समेंट के लिए कि भाई नहीं ये लागू होना चाहिए, दूसरे फंडामेंटल राइट जो आपको दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब्ड दिस आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दिल और उसकी रूह है ये आर्टिकल 32। इन एसेंस इट इज नॉट अ राइट बट अ रेमेडी, और ये क्या है, एक अधिकार नहीं है बल्कि एक रेमेडी, यानी ये एक उपचार है। Under this article, the Supreme Court and the High Courts within their respective jurisdiction are empowered to issue writs। अब ये क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अपने जुरिस्डिक्शन से में ही, मतलब ऐसा नहीं कि जुरिस्डिक्शन से बाहर होके, अपने जुरिस्डिक्शन में उनको ये ताकत है कि ये इशू कर सकते हैं रिट्स। और इशू करना, रिट्स का मतलब ये प्रादेश कहते हैं इसको, रिट्स को। प्रादेश क्या होता है, एक तरह का ऑर्डर होता है। रिट देखो यहाँ आई गया, इज अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर, ये औपचारिक एक तरह का लिखा हुआ ऑर्डर रहता है, आज्ञा रहता है, हुक्म रहता है कि भाई मानना है, इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज, वैधानिक उपचार देने के लिए ये होता है, टू इंडिविजुअल्स, है ना, किसी व्यक्ति विशेष को, who do not obtain adequate protection under ordinary laws, जिनको किसी ऑर्डिनरी लॉज के अंडर क्या हो रहा है, एक इनफ मात्रा में, एडिक्वेट काफी मात्रा में सुरक्षा अगर नहीं मिल रही है, तो ये उसको क्या करते हैं, ये लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। ये रिट जो है एक तरह का प्रादेश है, एक तरह का ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हाँ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से, द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इशुएंस ऑफ रिट्स, मेकिंग ऑफ लॉज बाय पार्लियामेंट एंड सस्पेंशन ऑफ दिस राइट under various special circumstances have all been taken care of under different clauses of 32। अब यहां पे देखो क्या कह रहा, जो इन्फोर्समेंट है फंडामेंटल राइट का, जो आपको प्रादेश वगैरह मिलेंगे या फिर कोई कानून वगैरह बनाना है पार्लियामेंट को, या फिर सस्पेंड करना है कोई अधिकार वगैरह किसी विशेष परिस्थिति में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तो इसको अच्छे से इसका ध्यान रखा गया है और अलग अलग क्लॉजेस में बताया गया है आर्टिकल 32 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो पहला है हैबियस कॉर्पस। ये क्या है, इट मीन्स टू हैव द बॉडी, या बाय इशूइंग सच अ रिट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कैन गेट द बॉडी ऑफ एनी रिलीज्ड if it has been unlawfully detained person by any person or a group of person or by the state। This writ is thus great safeguard to personal freedom or a citizen। यानी कि इसका मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी की, यानी कि मतलब आपके पास मतलब ये बॉडी है, उसको भाई आजाद करना है। इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कहता है, वो क्या कहता है कि भाई बॉडी को बिल्कुल रिलीज करना है। कौन सी बॉडी, कोई व्यक्ति विशेष है, उसको किसी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है किसी ग्रुप वगैरह संगठन के द्वारा, या फिर कोई स्टेट यानी राज्य ने उसको कर लिया है,
तो क्या होगा, अगर अनलॉफुल डिटेंशन है तो तुरंत उसको क्या किया जाए, आजाद किया जाए। तो ये सुरक्षा की गारंटी है पर्सनल फ्रीडम के लिए, एक नागरिक के लिए। दूसरा है मैंडेमस। इन लैटिन इट मीन्स वी ऑर्डर, यानी हम हुक्म देते हैं। इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी। तो यहाँ पे मैंडेमस क्या है, मैंडेमस क्या है कि वी ऑर्डर मतलब ये हुक्म है एक सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, अथॉरिटी नहीं सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, टू अ लोअर और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी लोअर कोर्ट को या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने वाले कोई आधिकारिक जो है ऑफिस है उसको ये ऑर्डर है कि वो जो है सर्टेन ड्यूटी को परफॉर्म करे, अगर नहीं कर रहा है तो। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये क्या है भैया, तो ये जो रिट है प्रोहिबिशन का, इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट, ये सुपीरियर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उससे ऊपर वाला, टू अ लोअर कोर्ट, अपने निचले वाले को, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा या फिर वो हाई कोर्ट को देगा या फिर हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देगा, टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन केस विच माइट बी इन एक्सेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। जो हो सकता है कोई ऐसा केस हो जो कि ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो लोअर कोर्ट के, तो ऐसे मामले में जो अपर कोर्ट है वो क्या कह सकता है कि भाई तुम इसमें जो है अब प्रोसीडिंग स्टॉप कर दो, है ना, वो उसको क्या कर सकता है, उस पे अंकुश लगा सकता है, रोक लगा सकता है उस पर्टिकुलर केस पे, लोअर कोर्ट को कह सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है प्रोसीड करने से। रिट ऑफ सर्चियोरी, सर्चियोरी क्या होता है, दिस रिट इज इश्यूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, ये भी एक सुपीरियर कोर्ट ही इशू करता है, टू अ जुडिशियल अथॉरिटी डिजायरिंग टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। और यहाँ पे ये होता है कि भाई तुम बताओ हमको कि क्या हो रहा है। दो इट अपीयर सिमिलर टू रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की तरह दिखता तो है लेकिन ये डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड व्हेन सर्टेन प्रोसीडिंग आर गोइंग ऑन, दिख रहा है प्रोसीडिंग है तो स्टॉप करो प्रोसीडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिट ऑफ सर्चियोरी इज इश्यूड आफ्टर द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन पास्ड बाय लोअर कोर्ट, जब जो है लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर वगैरह पास कर दिया उसके लिए है। इसके बाद है क्यू वारंटो, ये क्या है, इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर, इट इज इश्यूड व्हेन अ पर्सन हैज अनसर्व्ड, अनसर्व्ड का मतलब होता है हड़पना, एनी ऑफिस, कोई ऑफिस वगैरह पे जो है कि मतलब बैठ गया है ना, जो कि मतलब उसको अथॉरिटी नहीं है। दिस रिट दस प्रिवेंट पब्लिक ऑफिसर फ्रॉम फोर्सिबली और रॉन्गली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस, कि गलत तरीके से कोई मतलब कि बड़ा जो है पोस्ट वगैरह पे ये जो है हड़प लिया है, तो उसके लिए है ये। The writs make the right to constitutional remedies the most important and also make it effective tool for their enforcement। तो ये जितने भी प्रादेश थे ये जो है अधिकार जो था संवैधानिक उपचार का, इसको जो है और खास बनाते हैं, ये इफेक्टिव टूल है इनके इन्फोर्समेंट के लिए, फॉर देयर इन्फोर्समेंट के, इससे जो है कि वो इन्फोर्स होता है वो सारे अधिकार इन प्रदेश के जरिए। दो प्रेजेंटली ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इश्यू दिस रिट्स, अभी प्रेजेंट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह के जो है कि प्रदेश को जारी कर सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन कन्फर सिमिलर पावर ऑन अदर कोर्ट, तो यहाँ पे अगर संसद चाहे ना, पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, प्रदान कर सकती है इस तरह का पावर दूसरे कोर्ट्स को। अब देखो ये दिया हुआ था ऐसे ही देख लो एक ही बार में। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन है कि तुम से कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता है कि सबको बराबर मौका मिलेगा रोजगार में, आर्टिकल 17 छुआछूत एकदम बिल्कुल समाप्त करता है, आर्टिकल 18 यानी कि कोई टाइटल उपाधि वगैरह नहीं होगी, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि तुमको आजादी है कि तुम कुछ कह सको, व्यक्त कर सको, संगठन बना सको और मूवमेंट आंदोलन वगैरह करो या फिर सेटलमेंट, सेटल हो जाओ कहीं पे, मूवमेंट यहाँ पे मूवमेंट है, कहीं भी तुम मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, सेटलमेंट कहीं जाके बस सकते हो और प्रोफेशन कोई भी पेशा अपना सकते हो। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि तुमको सुरक्षा प्रदान होगी अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, है ना, कि यानी जाने कि तुमको जो मतलब पहले से ही है जितनी सजा उतनी ही सजा मिलेगी, मतलब उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 21 गारंटी देता है इंसान की जिंदगी को, लाइफ के लिए और उसकी आज़ादी के लिए। आर्टिकल 22 यानी अरेस्ट और डिटेंशन के लिए सर्टेन केसेस में, है ना, प्रोटेक्शन देता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। 23 क्या करता है, रोकता है किसको, प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को,
है ना। और फोर्स्ड लेबर को आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट, किसको रोकता है कि भाई 14 साल से कम के एज के बच्चे जो है कहीं काम वाम ना करें खतरनाक जगहों पे, फैक्ट्रीज में, माइंस वगैरह में। आर्टिकल 25 जो है आपको आज़ादी देता है, कोई भी पेशा वगैरह आप जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी धर्म वगैरह का प्रचार प्रसार कर लें आप। आर्टिकल 26 कहता है कि आप अपने जो धार्मिक मामले हैं खुद से भी आज़ादी है कि आप अपने मामले अपने से देख लें। आर्टिकल 27 कि आपको टैक्सेस वगैरह नहीं देना है अगर कोई धर्म वगैरह का प्रचार कर रहे हैं तो। 28 कह रहा है आर्टिकल 28 कि आपको आज़ादी है कि आप अटेंड ना करें फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर कहीं चल रहा है सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, है ना, तो सहमति लेनी होगी, है ना। और आर्टिकल 20 कि आप अपने जो कोई भाषा है पर्टिकुलर उसको है, कोई लिपि है, कोई संस्कृति है अल्पसंख्यकों की, तो वो क्या कर सकते हैं, आप उसको सहेज के रख सकते हैं, है ना, तो उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 30 कहता है कि आप जो माइनॉरिटी वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अपने तरह का जो है कि सामाजिक और जो है कि सांस्कृतिक या फिर कह सकते हो कि शैक्षिक संस्था वगैरह बना सकते हैं। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें जो है कि वो अलग अलग प्रादेश हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्योरेंटो। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पहले पढ़ लेते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यानी संविधान कह रहा है, यही नहीं मतलब तुमको अधिकार है भाई पढ़ो। दिस राइट हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो देखो यहाँ पे 86वीं बार जो है संशोधन किया गया 2002 में। तो यह जो है कि प्रदान करता है संविधान हमको अधिकार। बाय दिस एक्ट अ न्यू आर्टिकल 21A हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन which states the state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years in such manner as the state may be by law determined। यानी कि यह कानून कहता है 21A को इंसर्ट कर दिया गया है, रख दिया गया है संविधान के अंदर, जिसमें कह रहा है कि जो स्टेट है, राज्य है, क्या करेगा भाई, फ्री शिक्षा देगा और कंपलसरी जरूरी शिक्षा देगा सारे बच्चों को जो 6 से 14 साल के लिए है ना, इन सच मैनर, ऐसे तरीके से एज स्टेट में, जिस तरह से स्टेट चाहता है या फिर जिस तरह से कानून है या फिर जैसे वो डिटरमाइन करते हैं, लेकिन आपको शिक्षा देंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 of the constitution had earlier empowered the citizen of India to purchase, hold and dispose of movable as well as immovable property as a fundamental right। तो यहाँ पे आर्टिकल 31 जो था संविधान का, उसने पहले जो है नागरिकों को शक्ति दे रखी थी, एम्पावर्ड, शक्ति प्रदान करना सिटीजन को, कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति खरीद सकता है, रख सकता है, निपटान कर सकता है चल संपत्ति का, अचल संपत्ति का, ये सब उसका क्या है, फंडामेंटल राइट। However, keeping with the socialistic philosophy of the constitution, किसी तरीके से ये जब ध्यान में रखा गया कि भाई सामाजिक दर्शन शास्त्र को, संविधान के, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से इस अधिकार को डिलीट कर दिया गया। अब भाई जिसके पास हजारों बीघा जमीन है वो लेके करेगा क्या, है ना, और कई कई लोग हैं जो मर रहे हैं, तो यानी राइट टू प्रॉपर्टी को ठीक ही था, इसको हटा दिया। बहुत सारे इसके लिए केसेस भी हुए थे, वो सब तो आप बाद में पढ़ोगे, है ना। बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें, दिस अमेंडमेंट मेड द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 30A अ लीगल राइट। तो यहाँ पे ये जो संशोधन हुआ था अमेंडमेंट, यहाँ पे आर्टिकल जो है 300A लिखा हुआ है, लेकिन ये 300A नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका, नहीं 300A ही है, सही है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट हुआ था संशोधन, इसने जो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी आर्टिकल 300A को एक लीगल राइट, वैधानिक अधिकार दिया था। इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, वो बदलाव अभी यहाँ पे तो दिए नहीं है। चेक ऑन आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, आर्बिट्रेरी एक्शन का मतलब होता है मन माना, ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मन माना। The fundamental rights secured to individual are in nature of limitation or restriction on arbitrary action of the state। जो बुनियादी अधिकार दिए गए हैं हर एक व्यक्ति को,
वो ऐसे प्राकृतिक नेचर के हैं, लिमिटेशन हद वाले हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, किसके ऊपर? आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के ऊपर जो है आर्बिट्रेरी एक्शन अगर स्टेट ले रहा है तो ये उसको लिमिट कर देते हैं, उसको बाधित कर देते हैं। मतलब हमको जो बुनियादी अधिकार मिला है, ये मेरा बुनियादी अधिकार राज्य सरकार के जो मनमाना अधिकार है, मनमानी है, उस पे ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। यानी कि स्टेट चाहे तो हमारे साथ मनमानी नहीं कर सकता, यही बात समझो बस। क्यों मनमानी नहीं कर सकता? क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। Article 13 Clause 2 declare that all laws and executive order in force immediately before the commencement of the Constitution inconsistent with the fundamental right are void to the extent of such inconsistency। अब यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि सारे कानून वगैरह और सारे जो ऑर्डर वगैरह हैं कार्यपालिका के इन फोर्स इमीडिएटली, जो कि मतलब इमीडिएटली जब कमेंसमेंट हुआ था संविधान का उससे पहले, अगर वो इनकंसिस्टेंट है यानी विरोधी है संविधान के विद द फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जाते हैं, मेल खाते हैं, तो ये वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब आपका होता है व्यर्थ है, अमान्य है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी कि जितना मतलब ये अनुचित है, जितना विरोधी है उतना ही ये मतलब अब ये कैसे हैं? अमान्य हो है। दिस आर्टिकल दस प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया। यही वो आर्टिकल है जो क्या प्रोवाइड करता है कि जुडिशियल यानी रिव्यू होना चाहिए सारे कानूनों का, यानी कानून को रिव्यू किया जाना चाहिए। क्यों रिव्यू किया जाना चाहिए? ताकि ये देखा जाए कि कानून में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, समीक्षा करना चाहिए, ठीक है, समीक्षा मतलब जांच करनी चाहिए कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इसीलिए जो भी कोई कानून पारित होता है तो जुडिशियल रिव्यू होगा उसका, ठीक है। However, the Constitution has empowered the state to make valid exceptions to the right on the grounds such as security of the state, public order, public morality। लेकिन इसके साथ साथ देखो, जहां जुडिशियल रिव्यू, जहां जांच हो रही है कानून की, वहीं पे ये भी बात कही गई है संविधान में कि संविधान ने राज्य सरकार को ताकत दी है टू मेक वैलिड एक्सेप्शंस, कि आप जो है कि वैलिड एक्सेप्शंस बना सकते हैं टू द राइट्स, अधिकार पे, ऑन द ग्राउंड्स, है ना, उन बुनियाद पे जहां पे सिक्योरिटी का मामला हो, पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, या पब्लिक मोरालिटी, नैतिकता का मामला, या कुछ ऐसे मामले हो, तो आपको अधिकार है कि आप कुछ ऐसे मामलों में आप कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता। तो यही बात है कि कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब स्टेट क्या करती है? हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करती है। तो ये वही बात कह रहा है। तो एक तो लेजिस्लेशन का यहाँ पे रिव्यू भी होता है, और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं वो हमारे फायदे के लिए हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट है। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, देखो क्या अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, अभी बात ही कर रहे थे। ये बुनियादी अधिकार है, ये पूरी तरह पे प्योर नहीं है। रीजनेबल, उचित बाधाएं आप लगाई जा सकती हैं, रोकथाम, कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम बिकॉज ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ बात भी कही गई है कि आमतौर पे लोगों का उद्धार हो, ऐसे केस में जो है आपके ऊपर उचित जो है रोकथाम लगाया जाएगा इन बुनियादी अधिकारों पे। The fundamental right can be suspended when the president declare a state of emergency in country in case of war, external aggression और armed rebellion। जो हमारे बुनियादी अधिकार है फंडामेंटल राइट, उसको निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति यह ऐलान कर दे कि भैया अब आपातकालीन स्थिति आ गई है हमारे देश के अंदर, किसी जंग वगैरह के टाइम में कह दे, या कोई बाहरी जो है उग्र जो है हमारी तरफ आ रहा हो, या फिर जो है कि जो सेना वगैरह है उसने विद्रोह वगैरह कर दिया हो, तो सस्पेंशन ऑफ राइट इज टेम्परेरी। ऐसा जो निलंबन होता है, जो निलंबित किया गया अधिकारों को, ये टेम्परेरी होता है, मतलब वक्ती होता है। एज सुन एज द इमरजेंसी इज ओवर द राइट आर रिस्टोर्ड, जैसे ही आपातकालीन स्थिति खत्म हो गई, आपके अधिकार अपने आप आपके पास वापस हैं। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट कैन बी इम्पोज्ड। अब भाई, अब जहां सुरक्षा की बात होगी, जहां आपके हितों की बात होगी, अब देखो इसमें एक पॉइंट आता है पबजी वाला,
यार मैंने आईफोन लिया कि मतलब पबजी सबसे बहुत बढ़िया चलता है उसमें। अब मेरा मन है पबजी खेलने का, लेकिन पबजी हमको मिल नहीं रहा है। मेरा अधिकार है ना, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मामला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का। ठीक है, नेशनल स्टेट का, राष्ट्रहित का मामला है। तो ऐसे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, प्ले स्टोर से गायब है और ऐप स्टोर से भी गायब है एप्पल के। ठीक है, एप्पल के स्टोर से भी गायब है, तो इसीलिए जो है कि उसके भी जो ऐप स्टोर है उस पे नहीं है। अब तो अभी देखो कब वापस आता है उसका मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि रिस्ट्रिक्शन लग सकता है उचित, है ना। Parliament has power to modify the application of fundamental right to the member of the armed forces, police force or intelligence organization so as to ensure proper discharge of their ड्यूटीज। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके पास ताकत है कि जो एप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट का उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई मतलब होता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना, है ना, बदलना। टू द मेंबर्स, है ना, टू मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस को उनको उनको लिए जो एप्लीकेशन दिया है उसको मॉडिफाई कर सकता है, पुलिस फोर्स को या फिर कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ताकि ये देख पाए हमारा पार्लियामेंट, संसद, वो ये देख पाए कि प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है कर्तव्यों का या नहीं हो रहा है। देयर आर सम लॉज, कुछ ऐसे कानून भी हैं विच रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ दिस राइट, जो इन अधिकारों के इस्तेमाल को रोकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हितों में। जैसे आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है MIS, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स है DIR, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है PDA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है NSA। इसके अलावा एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA एटसेट्रा आर मेड टू सेफगार्ड। ये सब बनाए गए हैं क्या करने के लिए, ताकि सुरक्षा प्रदान की जाए आपके हितों, ये सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के सुरक्षा हित को के लिए ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ये कानून बनाए गए हैं। बट दे कर्टेल द यूज ऑफ फंडामेंटल राइट, और लेकिन ये करते क्या, ये घटा देते हैं आपके बुनियादी अधिकारों को। ठीक है, तो लेकिन ये बनाए किस लिए गए हैं भाई, मेरे अधिकार को घटा रहे हैं, लेकिन कम से कम देश की तरक्की तो होगी, मतलब ये देश के हित में तो हो रहा है ना, तो इसलिए मतलब गलत तो नहीं है। इसलिए अपना कहा गया है ना कि संविधान बिल्कुल फ्लेक्सिबल है ना, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल वो रिजिड है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो कम निलंबित होता है हमारे अधिकार। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सस्पेंडेड while a proclamation of emergency is made by the president under article 352। आर्टिकल 352 के तहत अगर आपातकालीन की स्थिति घोषित कर दी गई है, ऐलान कर दी गया है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या हुआ, पूरा सस्पेंड हो गया हमारा फंडामेंटल राइट। As soon as the proclamation of such an emergency is made, legislature is free to make any law and the executive has the liberty to take action। अब जैसे ही ये ऐलान हो गया, अब यहाँ पे जो ये हमारा विधायी पालिका है वो आजाद है कि कोई कानून बना सके, और जो कार्यपालिका है वो भी आजाद है कि कोई एक्शन ले सके। इवन दो इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इवन दो वो क्या कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी। अरे भाई मणिपुर में हिंसा हुई है, अभी वहां पे इंटरनेट बंद हो गया, तो स्पीच और एक्सप्रेशन गया ना वहां पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं चल रहा है। असेंबली एसोसिएशन संगठन नहीं बना सकते हो, वहां पे क्या है, धारा 144 लगी हुई थी, है ना। मूवमेंट नहीं कर सकते हो, रेसाइड नहीं कर सकते हो, रेसिडेंस है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो जहां भी चाहे वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दिस रेस्ट्रिक्शन रिमेन इन इफेक्ट, कब तक रहेंगे प्रभाव में, एज लॉन्ग एज द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जब तक जो है आपातकालीन स्थिति बनी रहती है तब तक ये चलता रहेगा, सस्पेंड रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट मे ऑर्डर डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट शैल रिमेन सस्पेंडेड। तो जब कोई ऐसा ऐलान हो गया आपातकालीन का, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से डिक्लेयर कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भाई कोर्ट नहीं जा सकते हो तुम कोई फंडामेंटल राइट के लिए, और ये जो है ये भी अधिकार तुमसे जो है छीना, वो निलंबित रहेगा ये अधिकार। इन केस ऑफ सच ए सिचुएशन, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी पावरलेस, और सच में सुप्रीम कोर्ट शैल और हाई कोर्ट क्या है, पावरलेस है टू इशू द रिट्स, आपको प्रादेश नहीं दे सकता कि हाँ भाई तुम जो चाहो वो कर लो, टू मेक एनी अदर ऑर्डर, की कोई दूसरा ऑर्डर वगैरह हो जाए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपातकालीन की स्थिति है तो जाहिर सी बात है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये खुद ही पावरलेस हो जाता है,
फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो भाई ये भी बड़ा जरूरी है। ड्यूटीज का मतलब तो समझते ही है, कर्तव्य की बात है। ड्यूटीज एंड राइट्स गो हैंड इन हैंड। अब देखो ये जो कर्तव्य है और जो अधिकार है ना, ये दोनों एक साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। देयर कैन बी नो राइट इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर नो ड्यूटीज। कोई अधिकार समाज के अंदर नहीं हो सकता है अगर वहां पे कोई कर्तव्य नहीं है। अब देखो इसको समझने वाली बात है, देखने में तो दो अलग चीजें लग रही हैं, लेकिन देखो ये कैसे हैंड इन हैंड जा रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ राइट टू लाइफ, अगर हमको अधिकार है जीवन जीने का, इट इज अवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स लाइफ, की भाई दूसरे भी के भी जिंदगी का जो है हम सम्मान करें। एंड नॉट टू इंज्योर अदर पर्सन, और किसी दूसरे को हमको क्या नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है भाई। ठीक है, अब पता चले कि हमको जिंदगी जीने का अधिकार है, हमको जीने के लिए जीने की तमन्ना है कि भैया हम दूसरे को घायल करेंगे, चोटिल करेंगे। इंज्योर का मतलब होता है घायल करना, चोटिल करना। तो हम किसी को भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये सही नहीं ना है। तो यहाँ पे देखो कर्तव्य, कर्तव्य के साथ ही अधिकार जा रहा है। सिमिलरली द राइट टू फ्रीडम implies that we have to maintain a self restraint and accord similar right to other which we want for ourselves। आप देखो राइट टू फ्रीडम का मतलब यही है कि जो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, वही दूसरों के लिए भी तो हमको वही देखना पड़ेगा ना। अकॉर्ड उसी जो है कि सिमिलर राइट जो है दूसरों के लिए भी तो हम लोग चाहेंगे कि जो अपने लिए हम चाह रहे हैं। इट वॉज इन कीपिंग दीज आइडियल्स, ये सब जो आदर्श विचार जो है दिमाग में रखते हुए, इन व्यू दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित करने का रीजन ही यही है संविधान के अंदर। क्या है देखो, काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, पहले तो ये देखो कर्तव्य कितने कितने तरह के हैं, कैसे कैसे कौन कौन से कर्तव्य भाई हमारे। देखो पहला है द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संशोधन एक्ट हुआ था 1976 में, और इंसर्ट किया गया, इसको कहां पे सम्मिलित किया गया, पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आर्टिकल है 51A कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द फॉलोइंग 10 ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, 10 ड्यूटीज बताता है ये एक नागरिक की। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, कि आपको अबाइड बंधे रहना है संविधान से, और आपको रिस्पेक्ट करना है जो भी विचार वगैरह हैं अपने इट्स आइडियल्स, इसके आइडियल्स को, और संस्थानों को। द नेशनल फ्लैग, यानी नेशनल फ्लैग जो हमारा झंडा है उसको भी जो है रिस्पेक्ट देना है, और नेशनल एंथम। नेक्स्ट है टू चेरिश हाँ तो क्या है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो विचार वगैरह थे उनको हमको पोसना है, अपने दिमाग के अंदर रखना है उन आदर्शों वगैरह को, जिससे कि हमको प्रेरणा, जिससे कि लोग इंस्पायर हुए थे नेशनल स्ट्रगल के लिए, जो आजादी के लिए था। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपहोल्ड करके रखना है और प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा भी करनी है किसकी, सोवरेनिटी की, यानी कि स्वतंत्र राज्य जो हमारे राज्य की संप्रभुता है भारत की, उसको, एकता है उसको, और इंटीग्रिटी है उसको। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमको सुरक्षा करनी है अपने कंट्री की, और जो है रेंडर सर्विसेज का मतलब होता है प्रदान करना है ना, राष्ट्र सेवा देनी है जब भी हमको बुलाया जाएगा। ठीक है, कॉल्ड अपॉन टू डू सो। टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, यानी कि ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices sorry sorry to renounce practices derogatory to the dignity of women। प्रमोट करना है सद्भावना, भावना भाईचारे की सारे लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर ऊंचा उठाना है। धर्म को, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज जो भी है हमारे में, यानी कि विविधता जो है, जो अलग अलग भाषाएं हैं और जो अलग अलग क्षेत्र वगैरह हैं, और रिनाउंस करना है मतलब त्याग देना है उन प्रैक्टिसेस को, उन चीजों को जो डेरोगेटरी हैं। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक है, जो महिला के सम्मान के लिए, सम्मान के खिलाफ है जो काम, उनको नहीं करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, यानी जो मिक्स कल्चर है हमारा,
तो वो जो विरासत वगैरह है उसको जो है कि हम लोगों को वैल्यू करना है और साथ ही साथ संरक्षित करके रखना है हम लोगों को जो विरासतें हैं हमारी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कॉम्पेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। सुरक्षा करना है और सुधार करना है अपने जो है कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट में, जिसमें जंगल वगैरह हैं, झील भी हैं, नदियां भी हैं, और जीव जंतु हैं, वन के वाइल्ड लाइफ है, और करुणा रखनी है जीवित क्रिएचर्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच रखनी है, ह्यूमनिज्म, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी कि सवाल का जो है कि वो आपके अंदर भावना होना चाहिए, और रिफॉर्म सुधार का। टू बदलाव का, रिफॉर्म मतलब टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, यानी वायलेंस को छोड़ना है, एब्ज्योर मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, और सेफगार्ड सुरक्षा करनी है किसकी, पब्लिक प्रॉपर्टी की, नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, स्ट्राइव मतलब होता है कोशिश करना है कि एक्सीलेंस मिले, यानी कि मतलब बिल्कुल उत्कृष्ट हो हम सारे ही क्षेत्र में, ऑफ इंडिविजुअल के एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, या फिर कोई अगर कलेक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली, जो हमारा राष्ट्र है वो लगातार राइज करे, उठे टू हायर लेवल ऑफ इंडिवर, इंडिवर का मतलब है प्रयत्न की तरफ, एंड अचीवमेंट, और जो है बहुत अच्छी खासी उपलब्धि हो हमारे राष्ट्र में। इट इज द ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट और गार्जियन, ये कर्तव्य है किसी भी माँ बाप का या फिर गार्जियन का, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, कि वो मौका दें अपने बच्चे को शिक्षा का, एज द केस में बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर, 6 से 14 साल का बच्चा हो तो। द क्लॉज के वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज के को ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट में, ठीक है, ये यही है क्लॉज के। इंपॉर्टेंस क्या है भाई फंडामेंटल ड्यूटीज का, इन कर्तव्यों का, इन कर्तव्यों का सबसे पहला है टू मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, कि नागरिक अवेयर रहें, जागरूक रहें कि क्या उनका सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य है। टू वार्न देम टू डू एंड नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री, फेलो सिटीजन एंड देमसेल्फ, उनको चेतना है यानी कि सावधान करना है कि क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, अपने देश के हित में और अपने नागरिकों के हित में, बाकी फेलो सिटीजन के लिए और खुद के लिए। टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन द पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, सुरक्षा देना है और लोगों को जगाना है ना, अवेकन द पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक जो विरासत है उसके लिए। टू टेम द अनड्यूली एलिमेंट इन सोसाइटी, टेम का मतलब होता है अनरूली एलिमेंट जो सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। अनरूली का मतलब होता है यार कि मतलब जब कोई बिना रूल रेगुलेशन के, नियम कानून के, तो उनको टेम करना, टेम करने का मतलब है वश में करना, है ना, साधारण वश में करना जो ऐसे एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, समाज में। टू स्ट्रेंथन नेशनल हार्मोनी एज द स्टीर ऑफ पैट्रियोटिज्म, और मजबूत करना है राष्ट्रीय सद्भावना को, क्योंकि ये जो है देश प्रेम को जो है देश प्रेम घोलता है लोगों में। अब इसके बाद देखो एक छूट गया था बीच में, और वो है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा आरटीआई है, हैज बीन इंक्लूडेड, यहाँ पे इंटर नहीं दबाया था तो इसलिए एक ही पैराग्राफ में आ गया। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में संविधान के। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी अधिकार है आपको ज्ञान प्राप्त करने का, इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार है ना, कि आप इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट, ये कैसा है, एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। अब ये इम्प्लाइड होता क्या है, तो इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट इज वन विच इज अ पार्ट ऑफ अ नेम्ड फंडामेंटल राइट, यानी कि जो पहले से कोई अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका बुनियादी अधिकार, ये उसका हिस्सा है, और पार्ट एक्स ऑफ द सेम बेसिक नेचर, या फिर जो है उसी बेसिक नेचर का है एंड कैरेक्टर जो कि फंडामेंटल राइट का है। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 सही है, तो क्लॉज 1 में है ये आर्टिकल 19 के। सिंस आरटीआई इज इम्प्लिसिट इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये उसमें निहित है, इम्प्लिसिट है राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो इट इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट, तो इसीलिए ये इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। बिकॉज इफ वन डज नॉट नो द फैक्ट वन कैन नॉट स्पीक फ्रीली, क्योंकि आपको अगर कुछ मालूम नहीं है तो आप आजादी से क्या कुछ बोल पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2005, तो ये फोर्स में कब आया है,
ये फोर्स में आया है आपका 12 अक्टूबर 2005 को। दिस एक्ट गिव्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू, ये जो है अधिकार देता है हिंदुस्तान के नागरिकों को कि सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज, दूसरे जो पब्लिक ऑफिसेज वगैरह हैं, आधिकारिक ऑफिसेज वगैरह हैं, उनसे क्या करना, सीख करना, पूछना सवालों को, और रिसीव करना सूचना वगैरह सरकार से और दूसरे सरकारी दफ्तरों से। आस्क देम सर्टेन क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। टेक कॉपीज इंक्लूडिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कॉपीज ले सकते हैं उस सूचना का, और सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं, मोहर मारा हुआ कि हाँ हम ही दे रहे हैं, ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह का इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। टेक अ सैंपल ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सैंपल ले सकते हैं। एनी सिटीजन कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर विथ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ में ये पीआईओ को एप्लीकेशन दिया जा सकता है, जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन एपीआईओ को एप्लीकेशन देके आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सीख कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार, कि मेरे घर में कोई झांक नहीं सकता है। अ फंडामेंटल राइट ऑन अगस्त 24, 2017 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट, कि जो निजता का आधार है वो प्राइवेसी का, वो क्या है भाई, एक फंडामेंटल राइट है ना, कि एक बुनियादी अधिकार के अंदर उसको लाया गया है। प्राइवेसी का मतलब निजता नहीं, वो गोपनीयता कहते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो राइट टू प्राइवेसी यानी गोपनीयता अ फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है कि दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट दैट डज नॉट नीड टू बी सेपरेटली आर्टिकुलेटेड बट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको कहीं से अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना, कहीं से अलग लिखने की, बल्कि ये कहां से लिया जा सकता है, ऑलरेडी ये निहित है आर्टिकल 14 में, 19 और 21 में कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज अ फंडामेंटल राइट अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन एंड द चॉइसेस दैट ही मेक्स। तो ये जो है फंडामेंटल राइट है उन सारे जो है इंफॉर्मेशन का, जो इंसान लेता है अपने पसंद का, और जो कुछ वो निर्णय ले रहा है, कर रहा है। इट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेट इन देयर होम, ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है किसी एक व्यक्ति विशेष को, कि कोई स्क्रूटिनी वगैरह जो है स्टेट न करे उनके घर में। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच वांच करना, है ना, ऑफ देयर मूवमेंट एंड ओवर देयर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, कि कोई मूवमेंट कर रहा है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब तो इस सब चीज पे निगरानी रखना, ये सब नहीं करेगा जो है स्टेट। ओवर देयर रिप्रोडक्टिव चॉइस, चॉइस ऑफ पार्टनर, फूड हैबिट, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसको मतलब पसंद कर रहे हैं, तो ये सब चीजों पे कोई अधिकार नहीं है कि दखल दिया जाए। इसके अलावा आप देखो, ये भी नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, यानी कि ये भी एकदम प्योर ये जो है अधिकार नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज नॉट ऑब्सोल्यूट एंड विल ऑलवेज बी अ सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब ये इसको भी कहा गया है कि ऐसा नहीं कि प्योरली है कि कभी हाँ ठीक है मत करो जांच, हमारे घर में दरवाजा बंद है, तुमको अधिकार नहीं है आने का, ऐसा नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी लगेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझ ही गए होगे कि यानी उचित बाधा, उचित रोक किसके ऊपर लगाई जाएगी, इस अधिकार के ऊपर लगाई जाएगी। The state can impose restriction on it to protect legitimate state interest, but it can only do so by the following points given below. तो अगर कोई स्टेट का इंटरेस्ट है और वो भी मतलब लीगल है, लेजिटिमेट है, सही है, लेजिटिमेट मतलब अगर सही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन में वो बाधा लगा सकती है। अब वो जो रिस्ट्रिक्शन लगेगा, वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ दैट जस्टिफाइज एन इंक्रोचमेंट ऑन प्राइवेसी, कि अगर कोई ऐसा कानून भी होना चाहिए ऐसे वक्त में कि जो क्या करे, अतिक्रमण को अलाउ करता हो, कि ठीक है गोपनीयता पे आक्रमण, अरे सॉरी यार, आक्रमण नहीं, अतिक्रमण किया जा सकता हो, है कब्जा जिसको बोलते हैं, कि हाँ नहीं ठीक है, जांच पड़ताल की जा सकती है। लेजिटिमेट स्टेट, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उसका यूज है दैट इंश्योर दैट द नेचर ऑफ दिस लॉ फॉल्स विद इन द जोन ऑफ रीजनेबलनेस एंड विदाउट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। अब यहाँ पे लेजिटिमेट स्टेट की बात कह रहा है कि यहाँ पे उसको ये बताना पड़ेगा, स्टेट कोई भी हो सकता है, स्टेट कोई अथॉरिटी भी हो सकती है ना, उसकी स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है राज्य है, स्टेट कोई भी हो सकता है, और स्टेट अथॉरिटी हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं
पक्का करना पड़ेगा कि ये जो नेचर है, प्रकृति है कानून की, वो इसी जोन में है रीजनेबलनेस के, यानी ये उचित तौर पे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई आर्बिट्रेरी यानी मनमाना काम नहीं कर रहे हैं, ये फायदे के लिए है। तीसरा कि the means adopted by the state are proportional to the object and needs sought to be fulfilled by law। जो भी तरीका वगैरह अपनाया जाएगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से, और वो फुलफिल होना चाहिए कानून के द्वारा, मतलब उससे बाहर निकल के नहीं करना। अकॉर्डिंग टू जजमेंट के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से द लेजिटिमेट एम्स ऑफ द स्टेट शुड बी प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। आपको क्या करना है, सुरक्षा देनी है, प्रोटेक्ट करना है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा को, जो सुरक्षा है सिक्योरिटी उसको जो है आपको सुरक्षा देनी है। प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, प्रिवेंट करना है और इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना है क्राइम का। इनकरेज करना है इनोवेशन, नयापन, और स्प्रेड करना है नॉलेज वगैरह, और प्रिवेंट करना है डिसिपेशन ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स। प्राइवेसी में क्या आता है, गोपनीयता में देखो क्या क्या आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसीज और द सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। देखो ये सब चीजें कैसी हैं, ये सब चीजें किसी एक व्यक्ति विशेष की हैं, कहाँ शादी कर रहा है, किस तरह से परिवार के अंदर रह रहा है ना। प्रोक्रिएशन का मतलब है कोई प्रसव वगैरह करवा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है यौन अभिविन्यास करना, है ना। तो ये सब चीज की बात हो रही है ना, व्यक्ति के प्रति भावनात्मक, रोमांटिक वगैरह ये सब, तो ये सब क्या है, इंसान का पर्सनल है ना। तो इसमें जो है ये गोपनीय है। अ राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि कोई अगर इकलौता रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है तो नहीं दखल दो। सेफ गार्ड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, है ना, कि कोई व्यक्ति जो मतलब ऑटोनॉमी खुद से जो कुछ भी कर रहा है तो उसको सुरक्षा दी जाए। प्रोटेक्टिंग वाइटल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, वाइटल का मतलब होता है जो अत्यावश्यक है, महत्वपूर्ण है, जीवन का आधार है, तो वो जो उसके जिंदगी के जीवन के जो आधार है उसको जो है कि क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करनी है, हिज और हर लाइफ किसी की भी। पर्सनल चॉइसेस गवर्निंग अ वे ऑफ लाइफ आर इंट्रिंसिक टू प्राइवेसी। अब यहाँ पे जो कह रहा है पर्सनल चॉइस, पर्सनल चॉइस यानी कि हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या करते हैं, ये सब हमारा चॉइस जो है ना, जो हमारी जिंदगी को गवर्न करना है, ये सब चीजें क्या है, एक आंतरिक चीजें मानी जाती हैं, यानी ये भी गोपनीयता का हिस्सा है। इट रिकग्नाइजेस प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर कल्चर, तो ये पहचानता है, क्या पहचानता है, प्लूरलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अधिकता, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, है ना। अधिकता और विविधता जो हमारी कल्चर की है ये उसको पहचानता है। और ये जो है कि एंड होता है इस चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू